हंगर इंडेक्स उठा के देखिए, आप देश का रैंकिंग देखिए, आप किस पोजीशन पे हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये देखिए 10 का नोट का हाल क्या है। जब 10 का नोट इस तरह का रहेगा तो समझ जाइए देश का हाल कैसा रहेगा। रोजगार कहां पर निकल रहा है बताइए। कोई ये नहीं बोलता कि किशनगंज में हम इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज लाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे। कोई नहीं बोलता है। जो आते हैं बस एमएलए बनना है, एमपी बनना है, और कोई बात नहीं है। और खानदानी, इस बार हम लोग विधानसभा में खानदानी चीजें नहीं चलने देंगे। राहुल गांधी जी अच्छे नेता हैं, अच्छे नेता हैं राहुल जी, मैं सम्मान करता हूं, राहुल जी का सम्मान करता हूं। लेकिन कांग्रेस को अभी जमीनी स्तर पर बहुत काम करने की जरूरत है। बिहार के अंदर अगर कांग्रेस में दम है तो वो अकेले आरजेडी से हटकर चुनाव लड़े, आरजेडी को लड़ने दे, कांग्रेस अपना लड़े, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। विधानसभा के अंदर में क्या चल रहा है, नीतीश कुमार जी तेजस्वी को बोल रहे हैं और तेजस्वी जी नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं। मुद्दे का कोई बात नहीं कर रहा है। जनता दल यू भारतीय जब मुसलमानों का वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं तो आखिर वो भाजपा के जो बार बार कभी 3 तलाक के मुद्दे पे बोलते हैं, अरे आप अपने मुद्दे पे लड़िए ना। आप मुसलमानों को क्यों हिट कर रहे हैं बार बार। इनके एमएलसी हैं, एक भी वोट अगर किसी मुसलमान के बस्ती में इनके एमएलसी ने अगर एक भी योजना दिया होगा तो मैं आपके यहां से कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर चला जाऊंगा। आपको बताना चाहता हूं, और ये मुसलमानों के वक्फ बोर्ड की जमीन को छीनना चाहते हैं। भ्रष्टाचार के साथ हमारा जीरो टॉलरेंस है। ये नहीं है कि आप हमें जमीन दो तब हम आपको नौकरी देंगे, जबकि जब वक्फ की जमीन जब वक्फ हो जाती है तो किसी की नहीं होती, सिर्फ अल्लाह की जमीन होती है। 2005 से पहले महिलाएं थी जी, 2005 से पहले रोड था जी, 2005 से पहले बिजली था जी। नमस्कार, चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं किशनगंज में गांधी चौक पर मौजूद हूं और तमाम दल के नेता मेरे मेहमान यहां पर मौजूद हैं। लेकिन आने वाले वक्त में चुनाव है, यानी विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से रस्साकस्सी का खेल लगातार जारी है, उसको लेकर कई सवाल होंगे और सत्ता पक्ष के दावेदार जो होंगे उनसे सवाल किया जाएगा। और आने वाले वक्त में चुनाव को लेकर क्या तस्वीरें बदलती है, क्योंकि एक तरफ प्रशांत किशोर का दावा है कि जब से मैं पार्टी लेकर मैदान में उतरा हूं, पद यात्रा में 2 साल से हूं, तो कहीं ना कहीं अब जो सोई भी पार्टी थी सब एक्टिव हो चली है। क्रेडिट अब प्रशांत किशोर ले रहे हैं। और दूसरा सवाल दागा जा रहा है कि आने वाले वक्त में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, लेकिन बीजेपी के यहाँ पे नेता मौजूद हैं। उनसे मैं पूछूंगी क्या मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सिर्फ सरकार बनाने की कोशिश होगी या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही बनाया जाएगा। दूसरा सवाल यह होगा कि क्या आने वाले वक्त में तेजस्वी और इंडिया गठबंधन का हाल कैसा होगा। कांग्रेस के लीडर यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मैं सवाल पूछूंगी। और ये मैं बता दूं कि ये गांधी स्थल है और यहाँ पर गांधी की प्रतिमा नहीं, सब को लेकर मैं सवाल पूछूंगी आखिर गांधी की प्रतिमा यहाँ पर क्यों नहीं है। और आने वाले वक्त में चुनाव को लेकर किशनगंज की तस्वीर कैसे बदलेगी, क्या किशनगंज के तमाम विधानसभा सीट से किसकी सरकार बनाने में दावेदारी ज्यादा से ज्यादा होगी, इन तमाम सवालों को घेरने की मैं कोशिश करूंगी और कहूंगी कि इस बार सरकार किसकी बनेगी। देखते जवाब क्या मिलता है। क्या कद्दावर नेता यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं, एक एक कर मैं सभी अपने मेहमान का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं नाम यहाँ पर लेना चाहूंगी सत्ता पक्ष से। सबसे पहले जय किशन जी, बीजेपी का स्वागत कीजिए इनका। और यहाँ पर इशाक आलम साहब जी हैं, मौजूद हैं, AIMIM के नेता हैं। और बाणी जी आरजेडी से जो कि नहीं आ पाए हैं अभी। अख्तर हाशमी मौजूद हैं, आपका स्वागत है सर। AID से रेहान साहब जी, रेहान जी पहुंच गए हैं। अब सबसे पहले सवाल मैं जय किशन जी बीजेपी से मैं सवाल करूंगी। सर, विधानसभा चुनाव को लेकर टिक्का पर टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं और जैसे ही तेजस्वी यादव जैसे ही टिक्का मिटा करके पार्टी में इफ्तार पार्टी में जाते आप सवाल पूछते थे, हिंदुत्व की राजनीति खत्म हो चुकी है। ये तेजस्वी यादव जी की पुरानी मानसिकता रही है कि वो कुछ ऐसा करते हैं जिससे लेकर के हमेशा कंट्रोवर्सी उत्पन्न हो जाता है। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि जब नवरात्रा का त्यौहार था तो उस समय भी उन्होंने ऐसी हरकतें की थी जिससे हमारे बिहार के सभी बिहारवासियों की भावनाएं आहत हुई थी। और इस तरह से उनका किया जाना कम से कम एक राजनीतिक व्यक्ति को शोभा नहीं देता। इससे बिहारवासियों का जो है मस्तक जो है शर्म से झुक जाता है। इसलिए देश के जो बड़े अच्छे नेता हैं वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, उनको भी बिहारवासियों की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। यानी हिंदुत्व कार्ड का खेलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसमें हिंदू मुस्लिम कार्ड की कोई नहीं है। किशनगंज हमारा अनुपम उदाहरण है। यहाँ हम लोग बिल्कुल गंगा जमुनी तहजीब से रहते हैं।
यहाँ हमारे अमजद भाई भी होली खेलते हैं और हम लोग भी ईद की मिठाई खाने हमारे मुस्लिम भाइयों के यहाँ जाते हैं। यहाँ इस तरह की कोई बात नहीं है और बिहार हमेशा से एक देश में नई लकीर कायम करता आया है और यहाँ पर भी जो है जदयू को जिताने का काम हुआ है और एनडीए के साथ हम लोग बड़ी मजबूत स्थिति में किशनगंज में हैं। किशनगंज मजबूती के साथ है। अख्तर साहब, क्या लग रहा है जिस तरीके से चुनाव होने वाला है, चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कई सवाल उठाए जा रहे, टायर्ड और रिटायर्ड नेता हो गए हैं। देखिए, घर में कोई आदमी बुजुर्ग जब बूढ़ा हो जाता है तो ऐसा नहीं कि घर वाले इसको दुत्कार देते हैं। उम्र एक के मुकाम पर पहुंचने के बाद आदमी इस स्थिति में आता है, लेकिन आज बिहार में नीतीश कुमार की जरूरत है और मैं तो डंके के चोट पर कहता हूँ कि हिंदुस्तान का, पूरे भारतवर्ष का सारे लोग ये है कि जब तक नरेंद्र मोदी जिंदा है वो प्रधानमंत्री रहेंगे, जब तक नीतीश कुमार जिंदा है वो बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इसलिए कि बिहार में नीतीश कुमार की जरूरत। आज जो विकास देख रहे हैं किसकी देन है? आपने ये लोग तो भाई बच्चा पैदा भी नहीं हुए थे 2005 में, क्या जाने जंगल राज, समझ गए ना? ये जो होश संभाले हैं तो जो है सो उस वक्त राजनीतिक उम्र भी जा चुकी थी। इसलिए बिहार में अब वो लौट करके आने वाला नहीं है 2005 के पहले वाला बिहार। आज का जो बिहार है वो विकसित बिहार है, हर जगह आपको विकास की गंगा बह रही है और आने वाले दिनों में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। बिहार के लोगों ने ये मन में ठान लिया है और उसी को, इस गति को, विकास की गति को और बिहार में बढ़ाया जाएगा। सर, रिटायर्ड होने की भी एक उम्र सीमा होती है। आपने कहा देश के प्रधानमंत्री जब तक जीवित हैं तब प्रधानमंत्री रहेंगे, जब तक नीतीश कुमार है जीवित है तब तक मुख्यमंत्री रहेंगे। क्या ये मुमकिन है? मुमकिन है। डॉक्टर, वकील, ये लोग कभी रिटायर नहीं होते, पॉलिटिशियन कभी रिटायर नहीं होते। इसलिए कि पॉलिटिक्स में रिटायरमेंट की कोई सीमा नहीं होती है। रिटायरमेंट की सीमा नहीं होती है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जब लाडले सीएम कह सकते हैं, ये क्यों नहीं कह रहे हैं मंच से कि यही मुख्यमंत्री होंगे? नेतृत्व में सिर्फ बात क्यों होती है? वो तो अंडरस्टूड है, वो बात कही जा चुकी है, समझ गए ना? लेकिन पॉलिटिक्स में कुछ मामला ऐसा होता है कि जो वेग रखा जाता है, समझ गए ना? अपने अपने इसको दलों को ये करने के लिए मुख्यमंत्री तो ये बनेंगे तो नीतीश कुमार ही बनेंगे। अमित शाह जी मोहर लगा दें जी, मोहर लग जाए, मोहर लगा दीजिए, मोहर लगाइए। हम तो दावे के साथ कहते हैं कि किशनगंज छोड़ दीजिए, आप किशनगंज से बाहर जाइए। यहाँ तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, यहाँ तो तरह तरह की पार्टियां जो मुस्लिमों को बहलाती हैं, अब वोट बर्बाद होता है यहाँ। आज जो जेडीयू के कैंडिडेट काम करने वाले हैं उनको किशनगंज के लोगों ने हरा दिया। आज जो ऐसे आदमी को जिता दिया जो 5 साल तक गाली देते रहे, उसको फिर एमपी बना दिया। आज किशनगंज सो गया। अगर उसी जेडीयू के कैंडिडेट को अगर जो एमपी बनाते तो आज किशनगंज की और लहलहाता हुआ आपको किशनगंज नजर आता। चलिए, मैं किशनगंज के अलावा सीमांचल, मिथिलांचल, तमाम अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, फॉरबिसगंज, पटना, दिल्ली, राजस्थान, तमाम जगहों पे रिपोर्टिंग करती हूँ। लेकिन सवाल अब इनसे है, क्या लग रहा है सरदारा साहब कि इस बार कांग्रेस पार्टी कन्हैया के कंधे पर सवार होकर के गन चलाने की तैयारी कर रही है? सबसे पहले औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत रहीम और करीम है और हम पर मेहरबान है। सबसे पहले कुछ दिन पहले होली गई, मैं होली की मुबारकबाद पेश करता हूं और इस रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, इस रमज़ान के मुबारक में अपने मुसलमान भाइयों को मैं सलाम पेश करता हूं, उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं। जैसे कि आपने पूछा कि कन्हैया कुमार के कंधे पर सवार होकर के कांग्रेस पार्टी चलना चाहती है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी, कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी के कद्दावर लीडर हैं और वो बिहार से रहने वाले हैं, बिहार के पुत्र है वो। तो क्यों नहीं हम उन पर अपना दांव खेलें और क्यों नहीं उनको हम आगे बढ़ाएं और क्यों नहीं हम यहाँ सत्ता परिवर्तन कर करके गद्दी पे बैठना चाहें? क्योंकि तो हारे हुए कैंडिडेट है सर। आपको पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी 2 सीट थी और आज इस वक्त है। तो संघर्ष करना हमारा नैतिक अधिकार है और मैं संघर्ष करके ही ऊपर जाऊंगा ना। अच्छा, राजेश कुमार जी को जो आपने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, अखिलेश जी को हटा कर करके, इसके पीछे क्या राज? कुछ नहीं है कि उनसे बेहतर हम लोगों को लगा कि राजेश जी जो हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष होंगे और हम जो हमारे जो निचले तबके के जितने भी लोग हैं, जो SC ST के लोग हैं, उनको हम उनको बताना चाहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपके नेता को मैंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। यानी दलित वोट खींचने की कोशिश है कांग्रेस की तरफ से?
जी नहीं, दलित वोट खींचने की जरूरत नहीं है। यहां तो लोग हिंदू मुसलमान करके वोट लेते हैं। जिस दिन भाजपा और जदयू हिंदू और मुसलमान को अलग कर दे, सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर वोट मांगे। मैडम, मैं पूछना चाहता हूं, स्मार्ट सिटी कहां गया? एमपी को दो गांव गोद में लेना था, कहां गया? स्टार्टअप इंडिया कहां गया? बताएंगे हमको आप। ये जिन पे थाली बजाते हैं ना कि मैं 80 करोड़ लोगों को अनाज राशन देता हूं, वो बिल किसने पास किया था? मनमोहन सरकार ने पास किया था। आरटीआई मनमोहन सरकार की देन है, मनरेगा मनमोहन सरकार की देन है। मैं ऐसे अनगिनत राइट टू एजुकेशन हमारे कांग्रेस पार्टी की देन है। आप जो ये विशाल आप देख रहे हैं, ट्रेन का यातायात देख रहे हैं, आप परमाणु बम देख रहे हैं, ये सब कांग्रेस पार्टी की देन है। ये विशाल जो सेना है, ये कांग्रेस पार्टी की देन। इनके पास कुछ भी कहने को नहीं है। इनके पीछे नोटबंदी है। जिस तरीके से इन्होंने गरीब को मारने के काम के लिए नोटबंदी लाया, आप ये सिर्फ और सवाल ये भी है कि सर 20 मुख्यमंत्री देने वाली पार्टी इतनी कमजोर अचानक से कैसे हो गई थी? सिर्फ और सिर्फ ये मुद्दा हट जाएगा जिस दिन हिंदुस्तान से, बड़े भाई ने कहा ना कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान का कोई नहीं है। बस इसी तरीके से पूरे हिंदुस्तान में अगर हिंदू मुसलमान का एक हो जाए, भाजपा कहीं नजर नहीं आएगी। ये मैं कहीं ना चुनौती दे रहा हूं आपको, मैं चुनौती दे रहा हूं। जिस दिन मुसलमान और हिंदू और मुसलमान को छोड़ दिया जाए, उस दिन निश्चित रूप से पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी और इंडियन गठबंधन की सरकार होगी। इंडिया गठबंधन की सरकार होगी। इस बार क्या उम्मीद कर सकते हैं इंडिया गठबंधन? बिल्कुल। तेजस्वी यादव ने आपको नौकरी देके दिखा दिया। यही मुख्यमंत्री कहने वाले थे कि बाप के घर से पैसा लाओगे क्या? यही मुख्यमंत्री कहने वाले हैं। और जिस मुख्यमंत्री को होश नहीं है कि किसका पैर छूना चाहिए, हमें सदन में क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, महिला को अपमान करते हैं और वो आज बोलते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। और नीतीश कुमार जी तो अपने बेटे को प्रोजेक्ट करते हैं और हम पर इल्जाम लगाते हैं कि हम परिवारवाद करते हैं। चलिए, अब सवाल मीम से एआईएम के नेता से होना चाहिए। सबसे पहला सवाल यही होगा कि क्या लगता है आपकी कैसी लहर दिख रही है यहाँ पर? आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, कांग्रेस, तमाम पार्टियां, बड़ी पार्टियां हैं, उसमें आप कहाँ नजर आते हैं? देखिए, आपने पिछले विधानसभा के चुनाव में भी देखा था, हम 5 सीट जीते थे और ये लहर बरकरार ही नहीं, बल्कि बहुत बढ़ोतरी हुई है उसमें। चूँकि पार्लियामेंट का चुनाव अलग होता है और विधानसभा का चुनाव अलग होता है। पार्लियामेंट में लोग सेंट्रल की ओर देखते हैं और बिहार का जब चुनाव होता है तो वो बिहार के मुद्दों पे देखते हैं। आज बिहार में सबसे ज़्यादा नीतीश बाबू के शासनकाल में जो अफसरशाही बढ़ी है, जो हमारा भ्रष्टाचार बढ़ा है, जो हमारा पुलिस जुल्म बढ़ा है, आप ब्लॉक में जाइए, सबसे ज़्यादा ब्लॉक में धांधली हो रही है मोटेशन के नाम पे। हमारे यहाँ के भाजपा के एक कद्दावर नेता रेवेन्यू मिनिस्टर रहे, लेकिन इसके बावजूद भी आज भी एक आदमी 1 साल से मोटेशन के लिए ब्लॉक में दौड़ रहे हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? मैं नीतीश कुमार जी से पूछता हूं कि नीतीश कुमार जी, आप ये बताइए कि बिहार में जो आपने वादा किया था, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ अफसरशाही को बढ़ावा दिया है। बिहार में सिर्फ और सिर्फ जंगल राज को बढ़ावा दिया है। जो काम लालू यादव ने किया उसको ज़्यादा आपने बढ़ा दिया है। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि बिहार तभी आगे बढ़ेगा जब हम जमीनी स्तर से काम करेंगे। बिहार तभी आगे बढ़ेगा, बिहार तभी आगे बढ़ेगा हम जब जमीनी स्तर पे काम करेंगे। बिहार तभी आगे बढ़ेगा जब हम यहाँ से पुलिस को जो धांधली है उसको हम बंद करेंगे। कितनी सीट पे इस बार एआईएम लड़ेगी? देखिए, हम लोग 100 सीट प्लस में लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब आगे देखिए क्या रणनीति बनती है। हमारी केंद्र के साथ गठबंधन होगा इंशाल्लाह। हम लोग थर्ड फ्रंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन है? नाम जरा बताएं। बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन अभी चूंकि क्लियर आंकड़ा नहीं आया है, इसलिए मैं अभी ये बोलना नहीं चाहता हूं। जब तक क्लियर आंकड़ा नहीं आ जाएगा तब तक मैं नहीं बोल सकता। तब तक नहीं बोलेंगे आप? जी नहीं। पत्ता बाद में खोलेंगे आप। अब बताएं कि अब सारे सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगी कि क्या वाकई कांग्रेस इंडिया गठबंधन भारी नजर आती है आपको, या आपकी पार्टी नजर आती है, एनडीए भारी नजर आ रहा है? देखिए, जो मौजूदा स्थिति है, जो हकीकत बात यह है कि चाहे एनडीए गठबंधन हो या सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियाज हो, सब ने हम लोगों को ठगने का काम किया है। खास करके ये हमारा दलित और मुसलमानों का इलाका है, मुसलमानों का ठगने का काम किया है। आप ये बताइए कि नीतीश कुमार जी ने बैकडोर से ट्रिपल तलाक के मुद्दा हो या वक्फ अमेंडमेंट बिल का मुद्दा हो, इसमें हम हमेशा बीजेपी को समर्थन दिया है। वो आके स्टेज में आके ये जरूर बोलते हैं कि हम इनके खिलाफ है, विधानसभा में बिल पास करते हैं, लेकिन हकीकत है कि उन्होंने हमेशा बीजेपी को मजबूती करने का काम किया है। और अभी हाल फिलहाल में जो दिल्ली में मुस्लिम जमात की तरफ से धरना हुआ वक्फ के ताल्लुक से,
उसमें कांग्रेस के राहुल गांधी नहीं गए थे, उसमें हमारे आरजेडी की तेजस्वी यादव नहीं गए थे, हमारे नीतीश कुमार नहीं गए थे। तो इनका जो असली चेहरा है ये जनता के सामने उजागर हो चुका है। देखिए, राजद हो गया, कांग्रेस हो गया, ये लोग सॉफ्ट हिंदुत्व का बात करता है, ऊपर से जरूर कहता है कि हम मुसलमानों के साथ है, दलित के साथ है, लेकिन अंदरूनी तौर पे ये लोग हमेशा हिंदूवादी एजेंडा, आरएसएस का एजेंडा को अंदरूनी तौर पे उजागर करने का काम ये किया। प्रमोट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप लोग जो है जेडीयू और बीजेपी आरएसएस को प्रमोट करती है। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वो देश हित में जो मुद्दा रहता है उसको उठाती है। आपने देखा होगा कि ये आए दिन जब भी कोई आपदा वगैरह कोई काम पड़ता है, वैसा कश्मीर का ही बात ले लें, वहाँ भयंकर बाढ़ आई हुई थी, तो उन्होंने स्वयंसेवी संस्था बन करके आगे काम करने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी का अलग संविधान है, वो अपने संविधान से चलती है, ना कि आरएसएस के द्वारा संचालित की जाती है। लेकिन ये भी देखा जाता है राजधानी दिल्ली में 150 करोड़ रुपए की बिल्डिंग आप बना देते हैं, 7 स्टार जैसे होटल जैसे, लेकिन यहाँ पे गरीब तबके के लोग हैं जो सीमांचल के जवान हैं, नौजवान हैं, युवा हैं, बेरोजगार हैं, पलायन करते हैं, अलग अलग राज्य में पलायन कर रहे हैं, राजस्थान हो, पंजाब हो, अलग अलग राज्य में जाते हैं, कर्नाटक जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, मद्रास जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, पंजाब का जब धान का महीना यहाँ पर होता है, यहाँ कटाई होनी चाहिए, तो पंजाब जाते हैं, तब आप कहाँ रहते हैं आप लोग? किशनगंज की यही विडंबना रही है कि हम लोगों ने बार बार अपील किया और लगभग यहाँ के सांसद जो कांग्रेस के हैं और यहाँ के अधिकतर एमएलए अधिकतर समय तक कांग्रेस के ही रहे हैं, और ये किशनगंज की जो दुर्दशा कर रखी है इन्होंने यहाँ के कांग्रेसी लोगों ने करके रखी है। हम कहते हैं कि ये पलायन की, विस्थापन की समस्या आज की नहीं है, मनमोहन सिंह के समय में क्यों नहीं सॉल्व हो गया? अभी से 80 साल पीछे आप ये हम लोग जो विकास का रोड मैप तैयार कर रहे हैं, ये आपको दिख रहा होगा, सीमांचल में अधिकतर सड़कों का जो निर्माण हुआ है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, और ये हमारे केंद्रीय मंत्री गडकरी जी का जो है ये है। और यहाँ के जो सांसद हैं, नुमाइंदे हैं, ये बिल्कुल काम नहीं करते और ये यहाँ की समस्याओं पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। और आपने थोड़ी देर पहले पूछा था कि यहाँ गांधी चौक पर गांधी स्मारक क्यों नहीं, तो पूछा जाए यहाँ के एमएलए से। हम लोग तो कहते हैं कि आप हम लोगों को एक अवसर दीजिए, किशनगंज में हमारा बीजेपी का एमएलए, हमारा बीजेपी का या एनडीए का सांसद को जिताइए, और तब देखिए विकास हम कैसे करते हैं। अररिया में आपके सांसद बने, मेडिकल कॉलेज अब तक नहीं आया, मेडिकल हॉस्पिटल नहीं आए, एक इनको जवाब। आप मौका नहीं दे, नहीं तेरी एक काट कर लगता है भाजपा का कुछ आप मामला था। नहीं ये टिप्पणी लगा। नए आरोप है भाई, आप बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आप एमआईएम तक चले गए, आप मेरा पक्ष रखने का कोशिश किया नहीं? आपका पक्ष में जाने की मैं शुरुआत से स्टार्ट करता हूं मैडम। पहले तो हमारे बड़े भाई और हमारे जनता दल यूनाइटेड के भीष्म पितामह हमारे चचा बुलंद अख्तर हाशमी साहब ने शुरुआत में कहा, एक तो भाई ने दिग्भ्रमित करने का कोशिश किया कि तेजस्वी यादव जी नवरात्र से पहले किस तरह का वीडियो, आज मैं उपवास हूं, मेरा फास्टिंग है, अगर मैं शाम में या फास्टिंग से पहले कोई मेरा एक वीडियो आ जाता है खाते हुए, उसको मैं आज दिन में पोस्ट कर दूं तो क्या मेरा फास्ट खत्म हो गया? पहली बात तो नवरात्र का वो समय ही नहीं था जब हमारे नेता ने वो वीडियो पोस्ट किया था, तो दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं कि नोट में चिप है। अब मेरे चचा की बात पे आते हैं, 2005 एक मिनट मुद्दा ही पे बात कर रहे हैं, आपने मेरे नेता पे आरोप लगाने का काम किया भाई, आरोप लगाया आपने, आरोप लगाया। नहीं मेरा पक्ष रखने दीजिए। अच्छा ठीक है अस्थिर ठीक है। आप अपनी राय रखें। अच्छा अरे अच्छा ठीक है। नहीं मैं अब मेरा क्या था वो जवाब दीजिएगा। अब हमारे चचा की बात पे आते हैं कि 2005 से पहले महिलाएं थी जी, 2005 से पहले रोड था जी, 2005 से पहले बिजली था जी, यही बोलते रहता है ना नीतीश कुमार। आपको कितना समय लगेगा बिहार को विकसित करने में? पुरानी बात छोड़ दीजिए, आज 20 साल से सत्ता नसीब कौन है, इसका जवाब कौन देगा? आज जो ये स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है नीतीश कुमार का, आज जो स्थिति में नहीं है, राष्ट्रगान हो रहा है, तो वहां अपमान, महिलाओं का अपमान विधानसभा के अंदर 20 साल से सत्ता में आप बैठे हैं और सवाल पूछते हैं आप तेजस्वी यादव और लालू यादव से। यहाँ शर्म खत्म हो गया है जनता दल यूनाइटेड के अंदर और बीजेपी के अंदर। ये 20 साल से सत्ता चला रहे हैं बिहार के अंदर। हमारे नेता मात्र 17 महीना रहा सरकार, हमारे नेता का कितना उम्र है? 36 साल अभी उम्र है। हमारे नेता 34 साल के जब थे, एक तो आए डिप्टी सीएम पहली बार बने, पहला अनुभव हुआ,
जब हमारे नेता ने 2020 के चुनाव में वादा करने का काम किया कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो यही बोलते थे हमारे चचा के मुख्यमंत्री, हमारे भी मुख्यमंत्री बोलते थे कि कहां से लाएगा, बाप के घर से पैसा लाएगा। तो वो बात घूम गए और हमारे मुख्यमंत्री साहब ने कहा था ये मेरा आखिरी चुनाव है। तो आप देखने का काम कीजिए, जब 17 महीने हमारे नेता आए तो कमोबेश 5 लाख के करीब हमने नौकरी देने का काम किया। अगर नीतीश जी के अंदर उतना विजन था और बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलने का वो अपने अंदर जज्बा रखते हैं, तो क्यों तेजस्वी के साथ होने के बाद दिया नौकरी? ठीक है, उसके बाद ओबीसी, एससी, एसटी हमारे तमाम, देखिए नीतीश कुमार ने काम किया है। जिस तरह से आरक्षण को जातीय जनगणना करा के पूरे देश के अंदर इकलौता राज्य बिहार रहा, जातीय जनगणना करा के आरक्षण लागू करने का काम किया। लेकिन ये सवाल होता है भाजपा से, क्यों 9वीं अनुसूची में नहीं शामिल करने का काम करती है केंद्र सरकार? है इसका जवाब? लेकिन बातें लंबी जवाब देने हाँ बिल्कुल, इस बात का बिल्कुल जवाब है